तो कोश का विभाजन कितने प्रकार का होता है? वर्धी कोशिकाओं में होने वाले विभाजन को समझाइए, यानी कि सेल डिवीजन। समसूत्री कोश का विभाजन किसे कहते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। तो हम कोश का विभाजन पहले देख लेते हैं। तो कोश का विभाजन के प्रकार, तो कोश का विभाजन 3 प्रकार से होता है। ए माइटोसिस सेल डिवीजन, दूसरा है माइटोसिस सेल डिवीजन, तीसरा है मियोसिस सेल डिवीजन। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ए माइटोसिस सेल डिवीजन, यानी कि असमसूत्री कोश का विभाजन। इस कोश का विभाजन में केंद्रक का असमान विभाजन बिना गुणसूत्र बने हो जाता है। तो इस कोश का विभाजन में असमान विभाजन होता है, असमसूत्री यानी कि असमान विभाजन, सेल का डिवीजन हो जाता है। इस विभाजन क्या होता है? केंद्रक का अचानक विभाजन हो जाता है, जिससे केंद्रक का संतति कोशिकाओं में भी असमान वितरण होता है। यह विभाजन वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकियों की एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन एवं एम्ब्रायोनिक टिश्यू की कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब यह विभाजन भ्रूणी झिल्ली में पाया जाता है, भ्रूण में पाया जाता है ये विभाजन, और भ्रूणीय टिश्यू में पाया जाता है ये विभाजन। तो इस विभाजन में सबसे पहले क्या होता है कि केंद्रक लंबा होता है। क्या होता है? केंद्रक लंबा होता है तथा यह डमरू के आकार का होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, डमरू के आकार का हो गया ये, डमरू के आकार का हो जाता है। कोश का द्रव के मध्य में सिकुड़ जाता है, जो आप देख सकते हैं चित्र में। सबसे पहले क्या होता है? ये केंद्रक है, तो ये क्या होता है? लंबा होता है और डमरू के आकार का होता है। फिर क्या होता है? ये जो कोश का द्रव है, ये कोश का द्रव जो भरा हुआ है चारों तरफ, ये यहाँ से सिकुड़ता है और 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये असमसूत्री विभाजन है। इसमें सब कुछ असमान विभाजन होता है। यह भ्रूणी कोशिकाओं में पाया जाता है, भ्रूण में पाया जाता है। देख लेते हैं समसूत्री कोश का विभाजन यानी माइटोसिस सेल डिवीजन। अब इसके अर्थ से ही स्पष्ट है सम और सूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है? सब कुछ समान सूत्री, सूत्री यानी कि गुणसूत्रों का समान विभाजन भी होता है और सबका समान समान विभाजन होता है। तो समसूत्री कोश का विभाजन में जो सोमेटिक सेल में पाया जाता है। सोमेटिक सेल क्या होती हैं? जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, ये इन्हें हम सोमेटिक कोशिकाएं कहते हैं। इस कारण इस विभाजन को कायक कोश का विभाजन यानी कि बॉडी सेल डिवीजन या सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसे होमोटाइपिक विभाजन भी कहते हैं। होमोटाइपिक मतलब कि समान टाइप का विभाजन कहते हैं इसे, क्योंकि यह केंद्र केवल एक प्रकार के परिवर्तन से ही संपन्न होता है, क्योंकि एक प्रकार से एक जैसा ही ये विभाजन पाया जाता है। तो इस विभाजन में क्या होता है? इस विभाजन में केंद्रक क्रोमोसोम्स निर्मित होते हैं। इस विभाजन के द्वारा एक मदर सेल यानी पेरेंट सेल से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे एक दूसरे के समान होने के साथ साथ पैतृक कोशिकाओं के समान भी होते हैं। इस कारण इस विभाजन को आइडेंटिकल विभाजन भी कहते हैं, और क्योंकि इसमें गुणसूत्र विभाजन दोनों संतति कोशिकाओं में समान होता है, इस कारण इसे एक इक्वेशनल विभाजन भी कहते हैं। इसमें जो पेरेंट डिप्लॉइड सेल 2x से बनी दोनों संतति कोशिकाएं भी 2x ही होती हैं। मतलब क्या है इसका कि जैसे समसूत्री विभाजन में कोई कोशिका इस तरीके से होती है, ये उसका केंद्रक है, तो ये इस तरीके से बंटता है कि समान 2 भागों में पूरा बढ़ जाता है। तो पहले केंद्रक ऐसे होता है, कोशिका ऐसे लंबी लंबी होती है, फिर यहाँ से ये कट जाती है, तो ये कोशिका और ये कोशिका 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ये कोशिका भी डिप्लॉइड होती है, ये 2x होती है, तो ये दोनों कोशिका भी 2x होती हैं। यही समसूत्री विभाजन होता है। अब इस क्रिया को हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। समसूत्री कोश का विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला है केंद्रक विभाजन और दूसरा है कोश का द्रव्य विभाजन। अब केंद्रक क्या है और कोश का द्रव्य क्या है? तो केंद्र कोशिका ये है, कोशिका में जो भरा रहता है द्रव्य, उसे कोश का द्रव्य कहते हैं, और कोश का केंद्र जो केंद्र ऐसे पाया जाता है, ये केंद्रक है, और केंद्रक में पाया जाने वाला केंद्रक द्रव्य है। तो ये कोश का द्रव्य है और ये केंद्रक द्रव्य है। तो इस तरीके से जो केंद्रक विभाजन उसमें आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहली अवस्था होती है प्रोफेज, दूसरी अवस्था होती है मेटाफेज, तीसरी अवस्था होती है एनाफेज, और डी अवस्था होती है टीलोफेज। तो टीलोफेज को हम बोलते हैं अंत अवस्था, प्रोफेज को बोलते हैं प्रारंभ अवस्था, मेटाफेज को बोलते हैं मध्य अवस्था, एनाफेज को बोलते हैं पूर्व मतलब पूर्व अंत्य अवस्था, यानी अंत अवस्था के पहले की अवस्था एनाफेज होती है। तो इस तरीके से हम अब अगर इसको रटना है तो कैसे रटेंगे? पीएम आई, तो इस तरीके से पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टेलोफेज, इस तरीके से इसे हम रट सकते हैं। अब कोश का द्रव्य विभाजन को देख लेते हैं।
लेकिन इन चरणों से पहले इंटरफेज अवस्था होती है, जिसमें कोशिका विभाजन से पूर्व कोशिका में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये जो दोनों विभाजन हैं, इनके पहले एक अवस्था होती है क्या? इंटरफेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था है जो कोशिका की मुख्य अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो कोशिका विभाजन के समय कोशिका में जो चेंजेज आते हैं, तो कोशिका विभाजन के लिए या केंद्रक विभाजन के लिए जो चेंजेज, वो इंटरफेज अवस्था में ही आते हैं। तो सबसे पहली अवस्था है इंटरफेज अवस्था। अब देख लेते हैं, सबसे पहला है जो केंद्रक विभाजन को हम देख लेते हैं। केंद्रक विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो केंद्रक विभाजन में क्या होता है? केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य की मात्रा का आकार बड़ा हो जाता है। नंबर 2, सेंट्रियोल स्पष्ट हो जाता है। नंबर 3, केंद्र का अथवा सेंट्रोसोम आकार में बड़ा एवं स्पष्ट हो जाता है। चौथा है डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। तो जो कोशिका विभाजन की है जो पहली स्टेज है वो इंटरफेज है। इस इंटरफेज अवस्था के बाद जो केंद्रक में विभाजन की समस्त क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जिससे इंटरफेज अवस्था में होता क्या है? तो इंटरफेज अवस्था में क्या होता है कि कोशिका डिवीजन की तैयारी पूरी हो जाती है, जिसमें से तो पहली अवस्था है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज अवस्था में इसमें केंद्रकीय परिवर्तन न्यूक्लियस। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज अवस्था में इसमें केंद्रकीय परिवर्तन न्यूक्लियर चेंज और साइटोप्लाज्मिक चेंज दोनों होते हैं। मतलब इसमें केंद्रक में भी चेंज होता है और साइटोप्लाज्म में भी चेंज होता है। तो केंद्रक में क्या क्या चेंज होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो केंद्रकीय झिल्ली विलुप्त होने लगती है। जो झिल्ली होती है केंद्रक के ऊपर, तो वो क्या होने लगती है? वो विलुप्त होने लगती है। जैसे ये केंद्रक है, तो ये क्या है? केंद्रक। तो केंद्रक की ये जो झिल्ली है, ये धीरे 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 करके विलुप्त होने लगती है। केंद्रिका भी गायब होने लगती है। केंद्रिका ये है केंद्रिका। तो केंद्रिका भी गायब होने लगती है। क्रोमेटिन कुंडलित धागे जैसी संरचनाएं हो जाती हैं। जो क्रोमेटिन होते हैं, तो क्रोमेटिन कैसे हो जाते हैं? धागे जैसे कुंडलित हो जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम लंबाई में 2 क्रोमेटिड में बढ़ जाते हैं। ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से एक बिंदु पर जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो क्रोमेटिन क्या होते हैं? तो क्रोमेटिन जैसे एक बिंदु पर जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जैसे ये क्रोमेटिन है और ये कहाँ जुड़े हैं? यहाँ पर जुड़े हैं, तो ये कहते हैं हम सेंट्रोमियर। यानी कि ये केंद्र में होता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। तो इसके बाद आते हैं कोशिका द्रव्य में चेंज। तो कोशिका द्रव्य में क्या क्या चेंज होते हैं? तो एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल बन जाते हैं। कोशिका द्रव्य भी गति करना शुरू कर देता है। तीसरा है कि सेंट्रियोल दोनों द्रवों की तरफ गति करना चालू कर देते हैं। मेटाफेज को कहते हैं मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। जो तर्कु नलिकाएं होती हैं, वो क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर से जुड़ जाती हैं। इस अवस्था में गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर विषुवतीय रेखा यानी इक्वाटोरियल लाइन तथा मेटाफेजिक प्लेट में होते हैं तथा गुणसूत्रों की भुजाएं ध्रुवों की तरफ होने लगती हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं, ये कोशिका है, तो ये गुणसूत्र होते हैं मध्य अवस्था में आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? मध्य अवस्था में गुणसूत्र आ जाते हैं। अवस्था कहलाती है मेटाफेज। अब एनाफेज अवस्था है। एनाफेज में क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकने चालू होते हैं। इस तरफ गुणसूत्र ऐसे खिसकने चालू हो जाते हैं, यानी कि शरीर की तरफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो गति करने लगते हैं। तो एनाफेज में तर्कुतंतु के निर्माण के बाद अर्ध गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदुओं पर भी अलग हो जाते हैं। इसके पश्चात दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये अलग हुई जो रचनाएं होती हैं, जो संतति गुणसूत्र कहते हैं। ये संतति गुणसूत्र तर्कुओं के विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। एनाफेज में जो गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर के अनुसार अलग अलग आकार धारण कर लेते हैं। जैसे मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है। और गुणसूत्र इस अवस्था में क्रमशः वी, जे और आई के आकार के हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो चित्र है ये दिखाई देता है हमारा। तो ये कौन सा? प्रोफेज अवस्था। ये देख लेते हैं प्रोफेज अवस्था। ये है मिड प्रोफेज अवस्था। ये आपकी लेटर प्रोफेज अवस्था। ये है आपकी मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था में जो क्रोमोसोम से कहाँ है? तो ये मेडिएट इक्वाटोरियल प्लेट पे है। और ये है आपकी एनाफेज अवस्था। तो ये एनाफेज अवस्था। एनाफेज में क्या है? जो क्रोमोसोम से ध्रुवों की तरफ बहने लगे हैं। तो ध्रुवों की तरफ जैसे बढ़ते हैं, तो ये एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम्स। और जब टीलोफेज अवस्था आती है, तो टीलोफेज अवस्था में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिरों पर पहुंच जाते हैं। सिरों पर पहुंच जाते हैं और जो कोशिका द्रव होता है सिकुड़ने लगता है और तो पुत्री कोशिकाओं में अब विभाजित हो जाता है। पुत्री कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। तो पुत्री कोशिका कैसे हो जाती हैं? तो पुत्री कोशिकाओं में भी
डिप्लॉयड होती है। पुत्री कोशिकाएं भी बिल्कुल मदर कोशिका यानी पेरेंट कोशिका की समान डिप्लॉयड होती। फिर आती है अगली अवस्था टीलोफेज अवस्था। तो टीलोफेज अवस्था क्या है? एनाफेज अवस्था के ठीक बाद आती है टीलोफेज। टीलो इससे क्या होता है कि टीलो मतलब कि सिरे पर, फेज माने अवस्था, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किनारे पर आ जाते हैं, किनारे पर आ जाते हैं और यहाँ से जो कोशिका द्रव है सिकुड़ जाता है और वहाँ से दो पुत्री कोशिकाओं में डिवीजन हो जाता है। इस अवस्था में प्रत्येक ध्रुव पर दो केंद्रक बन जाते हैं और दोनों केंद्रकों में केंद्रिकाएं बन जाती हैं। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बन जाती है। इस कारण इसको प्रोफेज की विपरीत अवस्था कहते हैं। ये प्रोफेज की विपरीत अवस्था है टीलोफेज। इसके बाद क्या होता है? कोशिका द्रव विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव विभाजन में क्या है? एक केंद्रक से दो केंद्रकों का बन जाना ही कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस क्या है? केंद्रक विभाजन। जब कोशिका द्रव विभाजन इसके बाद होता है जिससे एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये विभाजन में निम्न दो प्रकार से हो सकता है, जैसे कोशिका खांच, सेल फरो। जैसे कोशिका खांच को सेल फरो बोलते हैं। इस प्रकार के कोशिका द्रव विभाजन में जो कोशिका द्रव है केंद्र से ध्रुवों की तरफ गति करता है। कोशिका द्रव कहाँ की तरफ गति करता है? तो ध्रुवों की तरफ गति करता है, जिसमें एक फरो या खांच बन जाती है, जिससे इक्वाटोरियल पर बन जाती है। पर इस खांच के पूर्ण विकसित होने के बाद एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये फरो बनी है। ये क्या है? फरो बनी है। इससे ये फरो धीरे धीरे टूटती है और ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब सेल प्लेट क्या होती है? इस प्रकार के कोशिका द्रव विभाजन कोशिका प्लेट के निर्माण के द्वारा होता है। यह ज्यादातर पौधों में पाया जाता है। यह कोशिका प्लेट कोशिका के केंद्र में बनती है। तो इस कोशिका प्लेट जो बनती है वो प्लांट सेल में बनती है, यानी पौधों की कोशिकाओं में बनती है। और जो फरो बनती है ये जंतु कोशिकाओं में बनती है। तो इस तरीके से हम इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस प्रकार समसूत्री कोशिका विभाजन के अंत में एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट कोशिका के समान ही होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है। समसूत्री विभाजन की जो कुछ है जो यूजेज हैं, यूटिलाइज हैं, माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन है। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? समसूत्री विभाजन का इंपॉर्टेंस इसके द्वारा जो पहला इंपॉर्टेंस है, इसके द्वारा जो पुरानी मृत तथा नष्ट होने वाली कोशिकाएं बदल जाती हैं। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि संभव होती है। सेल डिवीजन द्वारा ही अंगों की वृद्धि होती है। सेल डिवीजन द्वारा ही आकार कंट्रोल रहता है, नियमित रहता है। सेल डिवीजन से ही कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए डीएनए की समान मात्रा संतानों में पहुंचती है। सेल डिवीजन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।